Hello student, I am back with the second part of environment and sustainable development. Yesterday we have discussed some of the topics of this chapter. We have ended at India's environment state. Today we are just going to discuss some new topics. Okay, let's begin. Today we are going to discuss two basic problems related to environment. तो what are the basic problems related to environment? First problem is problem of pollution. पॉल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हो. पॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन से ये होता है, पॉल्यूशन से वो होता है. तो बेसिकली आज हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन इन environment and problem of excessive exploitation of natural resources. Let's begin with the topic. Concept pollution. पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? पॉल्यूशन रिफर्स टू दीज एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर. पॉल्यूशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही होता है, लेकिन इससे आपकी एयर और वाटर को चैलेंज किया जाता है, एयर और वाटर की प्योरिटी को चैलेंज किया जाता है. अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे या कंज्यूम करेंगे तो इसमें नो डाउट पॉल्यूशन होना ही होना है, लेकिन इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन के प्रोसेस में हमारी एयर और वाटर की प्योरिटी ख़त्म हो रही है. पॉल्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद फर्स्ट एयर पॉल्यूशन. व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है जब आपकी हवा प्रदूषित हो जाती है, आपके एयर में पॉल्यूशन फैल जाता है. एयर पॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन द एयर का मिक्सचर होता है. जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है उसमें जो गैसेस के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके मिक्सचर से हमारा एयर पॉल्यूशन बनता है. नीचे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा. पिक्चर में देखिए, ये बसेस जा रही है, ये कार जा रही है और इन सब से ये फैक्ट्रीज हैं. क्या इमिट हो रहा है? स्मोक इमिट हो रहा है. तो ये जितना भी स्मोक है ये सब किसको कंट्रीब्यूट करता है? एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है. अब जब आप लोग घूमने जाते हो तो आप लोग कैसी जगह पे जाना पसंद करते हो? हिली एरियाज़ पे. आपको लेह लद्दाख पसंद होगा, आपको हिमाचल प्रदेश पसंद होगा. क्यों पसंद होगा? क्योंकि वहाँ पे जब आप सेल्फ़ी लोगे तो आपकी सेल्फ़ी अच्छी आएगी, वहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलेगा. लेकिन क्या अगर आप ऐसे एरिया में, ये जो जिस एरिया की यहाँ पे बात की जा रही है, ऐसे किसी एरिया में आप जाते हो तो क्या होगा? यहाँ पे सेल्फी आपकी क्लियर आएगी, यहाँ पे सिर्फ आपको पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन देखने को मिलेगा. What are the causes of air pollution? जो भी आपके मोटर व्हीकल से गैसेस इमिट होती हैं वो सबसे बड़ा कॉज होती है एयर पॉल्यूशन का. उससे आपका एयर पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज़ होता है. जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ से जो स्मोक इमिट होता है वो भी आपके एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है. जो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे कोल का यूज़ होता है एज एन एनर्जी, वो आपका एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो हर कॉर्नर पे पाई जाती है, हर एरिया में पाई जाती है. और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है यहाँ से मोस्टली क्या इमिट होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स इमिट होते हैं जो आपकी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं और एयर की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी हमारी एयर पॉल्यूट होती है. इसमें से भी हार्मफुल केमिकल्स इमिट होते हैं जो कि एयर को और वाटर दोनों को पॉल्यूट कर देते हैं. देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. देखिए जब आप लोग देखते होगे, आप लोग खेतों में जाते होगे, देखते होगे तो वहाँ पे जो दवा छिड़की जाती है, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, तो जो लोग इसको डाल रहे होते हैं वो अपने चेहरे को कवर करे रहते हैं. बेसिकली
बेसिकली या वो तो कपड़ा बांधे रहते हैं या फिर वो मास्क लगाए रहते हैं। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होता है और उसके हार्मनेस उनके अंदर ना जाए, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो सोचिए, जब वो इतना हार्मफुल होता है तो जब वो आपके एयर में जाएगा तो एयर को कितना पॉल्यूट करेगा। तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ को एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ होती हैं। लास्ट पॉइंट है, एयर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जो आपकी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे खदानें होती है, वहाँ से आप सामान ढूंढने के लिए माइनिंग करते हो ना, तो उसमें से भी बहुत धूल उठती है और वो धूल जो होती है, वो जो डस्ट होती है, वो पूरी एयर को पॉल्यूट कर देती है और इसी वजह से आपकी जो एयर होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं या केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं, उससे आपका मैसिव एयर पॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडोर एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज़ दिस इंडोर एयर पॉल्यूशन? जैसे कि जब आप घरों को क्लीन करते हो अपने, या उनको पेंट करवाते हो, तो उसमें से जब पेंटिंग करवाते हो तो उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स एयर में जाके मिल जाते हैं और वो एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट वंस यू पेंट वॉल्स ऑफ योर हाउस इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ स्मेल विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट यू टू ब्रीथ? जब आपके घरों में पेंट होता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है और कभी कभी वो स्मेल आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम करती है। ये स्मेल क्यों आती है? इन्हीं टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से आती है और ये टॉक्सिक केमिकल्स आपके एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं और इससे आपको हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो बेसिकली हमारा सिर्फ आउटडोर एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, आउटडोर के साथ साथ इंडोर एयर पॉल्यूशन भी पाया जाता है। होपफुली इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के भी तो मेजर्स होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने उन्हीं मेजर्स को डिस्कस किया हुआ है। हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। इससे क्या होगा, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो पाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, हम जब चलते हैं रोड्स पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारे खुद के भी व्हीकल्स होते हैं और इस वजह से नंबर ऑफ़ व्हीकल्स मिल के ज़्यादा एयर को पॉल्यूट कर देते हैं और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। बच्चों, कार पूलिंग क्या होता है? कार पूलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप और आपके कलीग दोनों को एक ही जगह पे जाना है, एक ही प्लेस पे जाना है, एक लोकेलिटी में जाना है, तो आप दो कार का इस्तेमाल ना करके आप एक कार में शेयर करके जा सकते हो। इससे आपकी एनर्जी भी सेव होगी, मनी भी सेव होगा और एयर भी कम पॉल्यूट होगी। तो पहला मेजरमेंट प्रोसेस है आपका एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का कि आप लोग पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है promotion of clearer fuels in vehicles like use of electric cars, CNG instead of petrol and diesel car। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स या CNG कार्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी हमारा पेट्रोल और डीजल काफ़ी बच जाएगा और एयर कम पॉल्यूट होगी। हमें अपने फैंस को, लाइट्स को जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा नंबर्स में फॉसिल फ्यूल जो बर्न होते हैं वो बच जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि जब हम फैंस को और लाइट्स को अननेसेसरी कंज्यूम करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस को ऑफ कर देना चाहिए। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा और एयर पॉल्यूशन कम होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका यूज़ ऑफ
क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ लाइक सोलर एनर्जी। हमें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। हमें इन्वर्टर्स जनरेटर्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जनरेटर्स से भी स्मोक एमिट होता है और वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं पे अगर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सन से चार्ज होता है, आपको मालूम है, और वो आपके एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ क्लियरर फ्यूल सच एज एलपीजी इन हाउस होल्ड टू रिड्यूस इंडोर एयर पॉल्यूशन। अगर हमें अपने घर के अंदर का एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक क्लीनर फ्यूल कहलाता है, ना कि हमें कोल या स्टोव या समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वाटर पॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने एक पॉल्यूशन पढ़ा, कौन सा पॉल्यूशन था? वो एयर पॉल्यूशन था। अब हम जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाटर पॉल्यूशन यानी जो पानी को प्रदूषित करता है, पानी को गंदा करता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस इन ग्राउंड वाटर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स फाउंड इन वाटर। जो आपका ग्राउंड वाटर है, ज़मीन का पानी है, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं और वो आपके वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। इसमें केमिकल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो वाटर बॉडीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो जाके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस होते हैं और इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा पहले क्या था, जब हमारा पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, हमारी एयर इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी, हमारा वाटर इतना पॉल्यूटेड नहीं था, तो हम लोग बेसिकली सिंपल सा वेल पे जाते थे, पानी निकालते थे और उसको डायरेक्टली पी लेते थे। लेकिन आज क्या है, आज लोगों के आरओ लगा है, प्योरीफायर लगा है, एक्वागार्ड लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, उनको फ्रेश एयर्स नहीं मिल रही है। फ्रेश एयर्स के लिए आज दिल्ली वैली में ऑक्सीजन क्लब बनाया गया है। जैसे अभी हम पानी के लिए पैसे देते हैं, वैसे ही हमें ऑक्सीजन लेने के लिए भी, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर लेने के लिए भी पैसे देने होंगे। तो बेसिकली हमें अपने एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हम लोग सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिल रही है उसको भी पे करके ख़रीदना पड़ेगा। वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं? जो आपका डोमेस्टिक सीवेज होता है वो आपके स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाता है। डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? जो आपके घर की गंदगी होती है, कूड़ा होता है, कचरा होता है, वो सब आपका स्ट्रीम और रिवर में जाके मिक्स हो जाता है। तो पहला कारण आपका वाटर पॉल्यूशन का ये होता है। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया का कूड़ा कचरा होता है, वो सब आपका रिवर में चला जाता है, वो आपके वाटर को पॉल्यूट कर देता है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 पॉइंट। इस पॉइंट में लिखा हुआ है जो फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेबल्स को अनट्रीटेड सीवरेज वाटर में ले जाके वॉश कर देते हैं। अनट्रीटेड सीवरेज वाटर कौन सा होता है? नालियों का पानी या फिर आपका नदियों में। तो इससे क्या होता है, जो केमिकल्स उन सब्जियों में लगा रहता है, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड, वो वाटर में मिक्स हो जाता है और वाटर को पॉल्यूट कर देता है। और जो नदियों में के पानियों में केमिकल्स होते हैं वो वेजिटेबल्स में लग जाते हैं और लोग जब उन वेजिटेबल्स को खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगते हैं। पानी से बेटा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पानी से आपकी हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, टाइफॉइड की बीमारी होती है, डायरिया की बीमारी होती है, कॉलेरा होता है, रोटा वायरस। तो बेसिकली ये कुछ 4-5 डिजीज़ेज़ हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ है, वाटर की वजह से होती हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन डिजीज़ेज़ का नाम लिख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को हम एनवायरमेंटल नॉइस या फिर साउंड पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन और एनिमल लाइफ के ऊपर। जो साउंड्स होते हैं, जो नॉइजेज़ होती हैं, लाउड स्पीकर्स से साउंड आ रहा है, आपके नॉइजेज़ आ रही हैं, वो बेसिकली ये देखिए ये लाउड स्पीकर्स है, इसके ऊपर से साउंड आ रहा है। या फिर आपका ये देखिए यहाँ पे आपका
गाड़ी के हॉर्न से साउंड आ रहा है, एरोप्लेन की आवाज़ है, एम्बुलेंस की आवाज़ है, इन सारी चीज़ों से जो भी साउंड आता है वो आपकी ह्यूमन और एनिमल लाइफ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। ये जो इसके नॉइज़ पॉल्यूशन के जो वर्ल्ड वाइड सोर्सेज हैं वो बेसिकली आपकी मशीन है, ट्रांसपोर्ट है और मिलियंस ऑफ व्हीकल्स फिटेड विद लाउड हॉर्न्स, जिसमें लाउड हॉर्न्स लगे होते हैं। इन सब की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और एक्सेसिव नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से आपको इरिटेशन होने लगती है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, आपकी हियरिंग पावर चली जाती है और आपकी नींद में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो बेसिकली ये आपकी नॉइज़ पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं। Till yet we have discussed the three pollution. तो here we ends the topic of pollution. अब इसके बाद से हम अपना सेकेंड पॉइंट शुरू करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा कौन सा था? लेट्स मूव ऑन और देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक आपका पहला पॉइंट प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन डिस्कस किया है और अब हम मूव करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिव अमाउंट में एक्सप्लॉयट करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो उससे क्या होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज रिफर्स टू फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल्स एट्सेट्रा। बेसिकली जो भी चीज़ें आपको नेचुरली मिली है, भगवान की तरफ से मिली है, गॉड ने आपको दिया है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, वो सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। और जब हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं तो नेचुरल कैपिटल, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम फिज़िकल कैपिटल मशीनरी के साथ मिक्स करके उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं हम। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो आपका दोनों डेप्रिशिएट होने लगता है। दोनों क्या डेप्रिशिएट होने लगता है? आपकी फिज़िकल कैपिटल यानी आपकी मशीनरी और नेचुरल कैपिटल यानी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों डेप्रिशिएट होने लगती हैं, दोनों ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन जो आपके प्रोविजंस बनाए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल कैपिटल यानी आपकी मशीनरी के लिए बनाए गए हैं और नेचुरल कैपिटल को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है और इसकी वजह से आपकी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होने लगती हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उसके 3 फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी आपका पेड़ पौधों की कटाई, उसकी वजह से आपका नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, आपकी लैंड को डिग्रेड किया जा रहा है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस, और आपकी बायोडाइवर्सिटी में जो लॉसेज आ रहे हैं। ये 3 कारण हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को कटाई करना, पेड़ों को रास्ते से हटा देना। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने ट्रीज़ को परमानेंटली रिमूव कर देते हो दूसरी चीज़ों के लिए जगह बनाने में, और जो उसकी लकड़ियाँ निकलती हैं उससे आप पेपर बनाते हो और उन्हीं पेपर में फिर लिखते हो कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये फ़नी है बट फैक्ट है। हम पेड़ों को कट करके उनकी लकड़ियों से पेपर बनाते हैं और फिर उनमें ये सब राइटिंग्स लिखते हैं। तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन आपका जो प्रोसेस होता है वो आपके ट्रीज़ को परमानेंटली रिमूव करके उस फॉरेस्ट में दूसरी चीज़ों के लिए स्पेस बनाता है। इस डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में आपके लैंड फॉर एग्रीकल्चर को क्लियर किया जाता है, टिम्बर फॉर फ्यूल यूज़ किया जाता है। आप टिम्बर को यूज़ करते हो फ्यूल निकालने के लिए, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हो। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन से आपका डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। और इतना ही नहीं, आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है और एयर तो पॉल्यूट होती ही होती है। तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से आपके 4 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं: लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड एयर पॉल्यूशन। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड,
What is degradation of land? Land degradation refers to a decline in overall quality of soil. जब हमारी सॉइल की क्वालिटी में डिक्लिनेशन आने लगता है, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन में डिक्लाइनेशन आने लगता है और उसका कारण हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ ग्लोबल चैलेंज। ये आपके लिए एक ग्लोबल लेवल पे चैलेंज है जिससे सारे लोग अफेक्टेड हैं थ्रू फूड इनसिक्योरिटी एंड हायर फूड प्राइजेस। आपके फूड में भी कमी हो रही है और फूड प्राइजेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमारी लैंड डिग्रेड होगी तो उससे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? हमें फूड की कमी हो जाएगी और फूड प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या होते हैं? पहला कारण होता है सॉइल एरोजन, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स की वजह से होता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, तो जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल का ऊपर का हिस्सा अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, या बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो आपकी सॉइल की ऊपर की परत होती है वो बह जाती है। इससे सॉइल के जो अपर लेयर होती है उसमें जो फर्टिलिटी होती है या जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है लैंड डिग्रेडेशन का ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग यानी जब हम अपने गाय, भैंस, बकरी या जितने भी एनिमल्स हैं उनको फीडिंग के लिए घासों पे लेके जाते हैं, सॉइल पे लेके जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा ग्रेज कर लेती हैं कि उससे ओवरग्रेजिंग होने की वजह से आपकी सॉइल डिग्रेड होने लगती है। जब हम सॉइल के ऊपर फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारी सॉइल डिग्रेड हो जाती है, या हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। हम इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन जैसा इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारी सॉइल डिग्रेड हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, लैंड डिग्रेडेशन के। पहला है सॉइल एरोजन, ओवरग्रेजिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ excess groundwater, improper crop rotation. Now let's move on to biodiversity loss. What is biodiversity loss? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इकट्ठे होकर एक गुड और हेल्दी इन्वायरमेंट में एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है? जब आपके कुछ स्पीशीज़ यानी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे गायब होने लगते हैं, डिसअपेयर होने लगते हैं, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। या फिर लोकल रिडक्शन होने लगता है, लॉस ऑफ स्पीशीज़ इन अ सर्टेन हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में गायब होने लगते हैं, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे कि अभी आपने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा होगा। पहले आपके डायनासोर्स पाए जाते थे बट अब हमारे कोई भी डायनासोर्स नहीं है। ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी लॉस है। एक स्पीशीज़ था डायनासोर नाम का जो पहले पाया जाता था बट आज वो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है, एक्सटेंट हो चुका है। ये किसका एग्जाम्पल है? बायोडाइवर्सिटी लॉस का। और यहाँ पे आपको कुछ रीजंस दिए हुए हैं जिस वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होते हैं। पहला रीज़न है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिससे हम उभर सकें। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से भी आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है विच मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर स्पीशीज़ टू लिव। और जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो स्पीशीज़ के लिए ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको मालूम होगा आपका अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल रही है। ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर पर्टिकुलर अमाउंट में मिल रहा है। अगर आपको पूरा टाइम बारिश मिले तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? या पूरा टाइम गर्मी मिले तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नो। इसी वजह से हमारे नेचर में, हमारे अर्थ पे सारी चीज़ें बैलेंस वे में मिल रही है।
लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जब आपका टेम्परेचर राइज होने लगता है तो कुछ स्पीशीज़ उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो एक्सटेंट होने लगते हैं। थर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ और ओवर कंजम्पशन। जैसे डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारी नीड्स भी बढ़ रही है, और जब हमारी नीड्स बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन करने के लिए हमें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये 3 मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। नाउ वी कम टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग मैंने पहले भी बताया था, जब आपके एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है लोअर एटमॉस्फेयर में, और किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं global warming. Among greenhouse gases, the increase of carbon dioxide in the atmosphere is the main cause of global warming. अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो आपका ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, बट द मेजर सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड 80% देन मीथेन। जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें बहुत सारी गैसेज आती हैं, लेकिन उनमें से जो मेन सोर्स होती है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 80% में पाई जाती है, और फिर उसके बाद आपकी मीथेन आती है। बट मीथेन इज़ मोर पावरफुल, लेकिन जो मीथेन होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द power plant burning fossil fuels for the purposes of electricity generation. कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्सेज है वो पावर प्लांट है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स है, फॉसिल फ्यूल जिनमें जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। करेंटली सरफेस टेम्परेचर आर राइजिंग बाय अबाउट 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। हर 10 साल में आपका 0.2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है टेम्परेचर में। अगर हम 1950 में बात करें तो नंबर ऑफ कोल्ड डेज एंड नाइट्स हैव डिक्रीज्ड, तो उसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ कोल्ड डेज एंड नाइट्स है वो काफ़ी मात्रा में डिक्रीज हो चुके हैं, और वार्म डेज और नाइट्स इंक्रीज हो चुके हैं। 1950 में हमारी ठंड और गर्मी कम पड़ती थी और ठंड ज़्यादा होती थी, लेकिन आज हमारे गर्म दिन ज़्यादा होते हैं और ठंड कम पड़ने लगी है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंसेस होता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ में इंक्रीज। जब आपका दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस होता है जब आपके सी लेवल में मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से आपकी रेनफॉल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जब आपकी कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है जैसे कि फ्लड, फेमाइन, हीट वेव्स, तो इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं तो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। लॉस ऑफ ब्यूटी नेचर, जब आपकी नेचर की ब्यूटी खोने लगती है तो भी ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। वेरियस न्यू डिजीज़ेस हैव इमर्ज्ड, बहुत सारी नई नई डिजीज़ेस की वजह से, जैसे कि आपका कोरोना पैंडेमिक, इन वजह से भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ extending for the distribution of mosquitoes due to the increased humidity levels. ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आपके जो मॉस्किटोज़ हैं वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और ह्यूमिडिटी लेवल फ्रीक्वेंट रेट से वार्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, और एटमॉस्फेयर को गर्म करता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आपकी मैरीन लाइफ में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ओजोन डिप्लीशन।
Ozone depletion. Ozone depletion refers to the phenomenon of reduction in the amount of ozone in the stratosphere. इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था. जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है उसमें एक ओजोन लेयर पाई जाती है, और जब उसके अमाउंट में रिडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन. और ये जो प्रॉब्लम आती है ओजोन डिप्लीशन की, ये हाई लेवल ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड की वजह से आती है. जब स्ट्रेटोस्फेयर में ब्रोमीन और क्लोरीन का कंपाउंड बढ़ जाता है तो ओजोन लेयर आपकी डेप्लीट होने लगती है. और इस कंपाउंड का ओरिजिन कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस. और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कूलिंग सब्सटेंस होता है जो कि आपके एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है. आज का जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है जिस वजह से हमें एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है. और जो इसमें से गैस एमिट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, वो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, more ultraviolet radiation comes to earth and causes damage to living organisms. ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये स्किन कैंसर को ह्यूमन बीइंग में जन्म देती है, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है फाइटोप्लैंक्टन डिजीज उसका वो रिड्यूस हो जाता है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होने लगते हैं. अ रिडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5% इन ओजोन लेयर वॉज डिटेक्टेड. हर ओजोन लेयर में 5% का डिडक्शन देखा गया है. और 1979 से 1990 के बीच में, सिंस द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स मोस्ट हार्मफुल यूवी रेज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीज. ओजोन लेयर जो होती है बहुत सारी यूवी हार्मफुल रेज को अपने अंदर समा लेती है और बहुत सारी डिजीजेस से हमें बचाती है. अगर ये डिप्लीट होने लगेगी तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएगी, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगी. This led to the adoption of Montreal Protocol. और इसी वजह से हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करना पड़ा था, जिसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को बैन कर दिया है, एज वेल एज द ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स. और उसके साथ साथ जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं उन सबको हमने बैन कर दिया है. ओजोन होल रेफर्स टू द डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर. ओजोन होल का मतलब होता है जो आपका प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको वो डेप्लीट कर रहा है, उसको वो विनाश कर रहा है इन द अपर एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ्स पोलर रीजन, दैट इज एंटार्क्टिका. बट आफ्टर द इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 द ओजोन लेयर इज नाउ रिकवरिंग. जब हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू 1987 में बैन कर दिया था, तो अब हमारी ओजोन लेयर रिकवर कर रही है. आज का हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है चिपको मूवमेंट, और इसके बाद का बचा हुआ कॉन्सेप्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट आपने 3rd 4th में पढ़ा होगा. ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें एक लेडी अपना सत्याग्रह दिखाने के लिए पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई थी, और उसने जो लोग पेड़ काटने आए थे उससे उन्होंने बोला था पहले आपको मुझे काटना होगा, उसके बाद आप पेड़ काट सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे उसी आंदोलन को डिस्कस किया जा रहा है. द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन इज़ अ सोशल मूवमेंट. ये एक सोशल मूवमेंट होता है जो प्रैक्टिस किया जाता है सत्याग्रह की तरह या नॉन वायलेंट की तरह. दिस इज़ मेनली डन थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्रीज़. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रीज़ को हग करके खड़े हो जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कट डाउन होने से. जो पहला चिपको मूवमेंट एक्शन था वो प्लेस हुआ था विलेज ऑफ मंदल इन द अलकनंदा वैली. मंदल नाम का एक विलेज था अलकनंदा वैली उत्तराखंड में. अप्रैल 1973 में पहला चिपको मूवमेंट विटनेस किया गया था. ओवर next 5 years spread to many district. और अगले 5 सालों में ये हिमालयाज और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका था. सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड चिपको मूवमेंट. पहला चिपको मूवमेंट किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था कर्नाटका में. अ सिमिलर मूवमेंट टुक
डिफरेंट नेम, ये एक सिमिलर मूवमेंट था जिसने एक अलग नेम से जाना गया था। इस मूवमेंट का नाम था एपिको। एपिको एपिको जिसका मतलब होता है टू हग। और ये मूवमेंट 8 सितंबर 1983 में स्टार्ट किया गया था, व्हेन द फेलिंग ऑफ ट्रीज वाज स्टार्टेड टू सलकानी, जब ट्रीज बहुत ज़्यादा गिराए जा रहे थे सलकानी फॉरेस्ट के सिरसी डिस्ट्रिक्ट में। तो 160 मेन और वेमेन और चिल्ड्रन ने ट्रीज को हक करके खड़े हो गए थे और उन्होंने वुड कटर्स को वहाँ से छोड़ जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस तरीके से उन लोगों ने चिपको मूवमेंट से अपने ट्रीज को कंट्रोल किया था। ओके, आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।